नमस्कार दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आप पैसे के लिए जी रहे हैं या पैसा आपके लिए काम कर रहा है? अक्सर हम सुबह उठते ही एक न रुकने वाली दौड़ में शामिल हो जाते हैं। ईएमआई भरनी है, बिल चुकाने हैं, क्रेडिट कार्ड का बैलेंस देखना है और नौकरी के प्रेशर से जूझना है। महीने का अंत आते आते हम फिर वही सोचते हैं, अगला महीना शायद थोड़ा बेहतर होगा। लेकिन क्या वाकई यह जिंदगी जीने का तरीका है? इसी सवाल का जवाब देती है किताब योर मनी और योर लाइफ, जो सिर्फ एक वित्तीय गाइड नहीं बल्कि जीवन की सोच को जड़ से हिला देने वाली किताब है। लेखक विकी रॉबिन और जो डोमिंगेज इस किताब में बताते हैं कि पैसा केवल नोट या संख्या नहीं है, वह आपकी जिंदगी की ऊर्जा है। जब आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो आप सिर्फ पैसे नहीं बल्कि अपने जीवन का अनमोल समय खर्च कर रहे होते हैं। यही विचार इस किताब की नींव है, पैसा और समय के बीच के संबंध को समझना और फिर उस पर नियंत्रण पाना। यह किताब एक ठोस प्रक्रिया देती है जिससे आप अपनी आमदनी और खर्चों का गहराई से विश्लेषण कर सकते हैं। आप सीखते हैं कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपकी वास्तविक खुशियां कहाँ से आती हैं और आप किस हद तक अपने खर्चों को कम करके ज़्यादा संतोष पा सकते हैं। यह किताब न केवल फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाती है बल्कि आपको एक ऐसा रास्ता दिखाती है जहां आप फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आज़ादी की ओर बढ़ सकते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां आपको पैसों के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं होती। इस वीडियो में हम इस किताब के हर अध्याय को विस्तार से, सरल और प्रेरक भाषा में आपके सामने रखेंगे, ताकि आप सिर्फ इस जानकारी को न समझें बल्कि उसे अपने जीवन में लागू भी कर सकें। यह सफ़र आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपनी सोच, अपने खर्च और अपने भविष्य पर नियंत्रण पा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, कैसे आप उस मोड़ तक पहुंच सकते हैं जहां काम आपकी मजबूरी नहीं बल्कि आपकी पसंद बन जाए। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगी बल्कि आपकी सोच और जीने का तरीका भी बदल देगी। क्योंकि असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि क्या आप सच में उसे जी रहे हैं। अध्याय 1, पैसे का जाल, पुराना रास्ता जो अब काम नहीं करता। द मनी ट्रैप, द ओल्ड वे दैट डजंट वर्क एनीमोर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने अपनी जिंदगी की दिशा किसके कहने पर तय की? बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि ज्यादा पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, ढेर सारा पैसा कमाओ और तब जाकर जिंदगी सफल मानी जाएगी। लेकिन इस सोच में एक बहुत बड़ा धोखा छिपा है जिसे लेखक मनी ट्रैप यानी पैसे का जाल कहते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारा समाज हमें एक पुराना रोड मैप देता है, एक नक्शा जो पैसे के बारे में बेहद सीमित और गलत नजरिया रखता है। हम यह मानने लगते हैं कि पैसा ही सारी समस्याओं का समाधान है, और फिर शुरू होती है एक दौड़, एक ऐसी रेस जिसमें हम कभी नहीं जीतते, क्योंकि जितना भी कमा लें वो कभी पर्याप्त नहीं होता। जो डोमिंगेज और विकी रॉबिन इस बात को सामने लाते हैं कि कैसे आज का इंसान अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल सिर्फ इसीलिए गंवा देता है क्योंकि वो उस नक्शे पर चल रहा है जिसे किसी और ने बनाया है। हम अपनी नौकरी, प्रमोशन, बोनस और बड़ी गाड़ी को सफलता मान लेते हैं, लेकिन अंदर से थक चुके होते हैं, असंतुष्ट होते हैं। लेखक एक जरूरी सवाल उठाते हैं, क्या ये सब वाकई हमें खुश कर रहा है? हम जो चीजें खरीदते हैं, बड़ी टीवी, ब्रांडेड कपड़े, नई कार, क्या वो वाकई हमारी जिंदगी को बेहतर बना रही हैं या बस हमें कुछ देर के लिए भुलावे में रखती हैं? इस अध्याय में लेखक यह भी समझाते हैं कि कैसे हम हर चीज को पैसों से तौलने लगे हैं, यहां तक कि अपने समय और रिश्तों को भी। और जब हम पैसे के पीछे भागते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी असली जिंदगी को खोने लगते हैं। काम का तनाव, स्वास्थ्य पर असर, रिश्तों में दूरी, यह सब उस नकली सफलता की कीमत बन जाते हैं। विकी और जो हमें जगाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, अब वक्त है कि हम उस पुराने नक्शे को फेंक दें और एक नया रास्ता अपनाएं। एक ऐसा रास्ता जो हमें न केवल आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाए बल्कि मानसिक रूप से संतुलित और जीवन से जुड़ा हुआ बनाए। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है आपको ये एहसास दिलाना कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो जरूरी नहीं कि सही हो। जब तक आप खुद से यह नहीं पूछेंगे कि मैं पैसे से क्या चाहता हूं और क्या मैं पैसे के लिए जी रहा हूं या जिंदगी जीने के लिए पैसा कमा रहा हूं,
तब तक आप उस जाल में फंसे रहेंगे जिसे समाज ने सपना कहा है, लेकिन असल में वह एक थकाने वाला भ्रम है। अध्याय 2। पैसा वो नहीं रहा जो पहले था, और शायद कभी था ही नहीं। मनी इज नॉट वॉट इट यूज्ड टू बी एंड प्रॉबली नेवर वॉज। इस अध्याय में लेखक एक जरूरी सच्चाई उजागर करते हैं कि पैसा हमारे जीवन में जितनी अहम भूमिका निभाता है, उससे कहीं ज्यादा भ्रम और गलतफहमियों से घिरा हुआ है। हम सभी पैसा कमाना चाहते हैं, उसे बचाना चाहते हैं, खर्च करते हैं और उसके लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ठहरकर सोचा है कि पैसा असल में है क्या? लेखक बताते हैं कि हमारे समाज में पैसे की जो छवि है वो बहुत हद तक एक कलेक्टिव इल्यूजन है, यानी एक सामूहिक वहम। हम पैसा को केवल कागज के टुकड़े या बैंक बैलेंस नहीं मानते, हम उसे सुरक्षा, इज्जत, सफलता और खुशी का प्रतीक मान लेते हैं। यही सोच हमें पैसे का गुलाम बना देती है। विकी रॉबिन और जो डोमिंगेस हमें याद दिलाते हैं कि पैसा असल में सिर्फ एक अग्रीमेंट है, एक समझौता, जिससे हम वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, यह एक सामाजिक निर्माण है। पर समस्या तब शुरू होती है जब हम इसे हमारी जिंदगी की वैल्यू से जोड़ देते हैं। लेखक यहां एक बेहद गहरी बात करते हैं कि जब हम कहते हैं मैं इतने का हूं, तो असल में हम खुद की कीमत अपने बैंक बैलेंस से नापने लगते हैं, और यही सोच हमें अंदर से खोखला करने लगती है। हम अपने करियर को, अपनी पहचान को, यहां तक कि अपने रिश्तों को भी पैसों की नजर से देखने लगते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कैसे समय के साथ पैसा खुद बदलता गया है। पहले जब चीजों का सीधा लेन देन, बार्टर सिस्टम होता था, तब लोगों की जरूरतें सीमित थीं। लेकिन जैसे जैसे बाजार बड़ा हुआ, पैसा एक माध्यम से ज्यादा एक लक्ष्य बन गया। अब हम पैसा सिर्फ जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों से बेहतर दिखने के लिए, तुलना के लिए और अपने आत्मसम्मान को साबित करने के लिए भी इकट्ठा करते हैं। लेखक हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या पैसा अब भी वही है जो वह पहले था, या हमने उसे कुछ और बना दिया है? वो बताते हैं कि जब तक हम पैसे को उसकी असली भूमिका में नहीं देखेंगे, यानी सिर्फ एक टूल, औजार, तब तक हम उससे डरते रहेंगे, उसकी पूजा करते रहेंगे और उसके पीछे भागते रहेंगे। और इस भागदौड़ में हम वह सब कुछ खो सकते हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता, जैसे कि मानसिक शांति, समय और सच्चे रिश्ते। अंत में लेखक एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। जब आप पैसे की असली सच्चाई को समझते हैं, तो आप अपने जीवन पर दोबारा नियंत्रण पा सकते हैं। पैसा आपका सेवक हो सकता है, लेकिन अगर आप सावधान नहीं हुए तो वह आपका मालिक भी बन सकता है। अध्याय 3। पैसा आखिर जा कहां रहा है? अपने खर्चों की सच्चाई से सामना। वेयर इज द मनी गोइंग? फेसिंग द ट्रूथ अबाउट योर स्पेंडिंग। इस अध्याय में लेखक हमें एक ऐसा आईना दिखाते हैं जिसमें हम पहली बार अपने पैसों की सच्ची तस्वीर देख सकते हैं। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि उनका पैसा हर महीने कहां जाता है। हम बस इतना जानते हैं कि महीने के अंत तक पैसे की कमी महसूस होती है, लेकिन उसका असली कारण हमें दिखाई नहीं देता। जो और विकी कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम है अपने पैसे के हर एक खर्च का हिसाब रखना। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब आप इसे ईमानदारी से करना शुरू करते हैं, तो आप हैरान रह जाते हैं कि आप कितनी अनजानी चीजों पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लेखक हमें एक प्रैक्टिकल टूल देते हैं, डेली मनी लॉग, यानी एक ऐसा रिकॉर्ड जहां आप हर खर्च को उसी समय दर्ज करते हैं जब वह होता है, चाहे वो एक कप चाय हो, एक ऐप का सब्सक्रिप्शन हो, या ऑनलाइन शॉपिंग का कोई छोटा सा ऑर्डर। सब कुछ। इस अभ्यास का मकसद सिर्फ खर्चों का हिसाब रखना नहीं है, बल्कि आपके व्यवहार को पहचानना है। जब आप लिखते हैं कि आपने 250 रुपये कॉफी पर खर्च किए और फिर सोचते हैं कि आपने वो क्यों किया, तब आप अपने फैसलों के पीछे की भावनाओं को समझना शुरू करते हैं। लेखक बताते हैं कि हर खर्च सिर्फ पैसा नहीं खा रहा, वो आपकी लाइफ एनर्जी, यानी जिंदगी के घंटे भी खा रहा है। हर बार जब आप कोई चीज खरीदते हैं, तो असल में आप ये तय कर रहे होते हैं कि क्या ये चीज मेरे जीवन के उस वक्त के लायक है जो मैंने इसे कमाने में लगाया। इस अध्याय का एक बड़ा संदेश ये है कि पैसे का ट्रैकिंग सिस्टम एक तरह से आपकी आत्म जागरूकता का जरिया है। यह आपको उन आदतों, इच्छाओं और सामाजिक दबावों से परिचित कराता है जो आपको गैर जरूरी खर्चों की ओर ले जाते हैं। लेखक इसे सच से सामना करना कहते हैं, अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी।
जब आप एक महीने तक हर खर्च को रिकॉर्ड करते हैं तो आप न सिर्फ खर्चों का आंकड़ा देखते हैं बल्कि अपने अंदर छिपे पैटर्न को भी पहचानने लगते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप बोरियत में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? क्या आप दूसरों को खुश करने के लिए खर्च करते हैं? क्या आप रिवॉर्ड्स के नाम पर खुद को खराब चीज़ों से पुरस्कृत करते हैं? यह अध्याय आपको सिखाता है कि आप अपने पैसों की दिशा को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप यह नहीं जानते कि वो अभी कहाँ बह रहा है। और यह जानने का सबसे सीधा तरीका है हर एक रुपये का हिसाब रखना। लेखक आपको प्रेरित करते हैं कि आप इस अभ्यास को बोझ नहीं बल्कि आत्म जागरूकता का एक सफर माने। जब आप इसे अपनाते हैं तो आपके पास वो शक्ति आ जाती है जिससे आप अपने पैसों पर नियंत्रण पा सकते हैं, न कि पैसा आप पर हावी रहे। अध्याय 4, कितना ही काफी है, संतोष और स्पष्टता की ओर पहला कदम। हाउ मच इज इनफ, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कंटेंटमेंट एंड क्लैरिटी। इस अध्याय में लेखक हमें एक ऐसा सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं जो हम में से बहुत कम लोग सच में कभी पूछते हैं। मेरे लिए कितना ही पर्याप्त है? हमारी पूरी जिंदगी एक अंतहीन चाह और जरूरत के पीछे भागती रहती है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास थोड़ा और पैसा, थोड़ा और समय, थोड़ा और आराम हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में? विकी रॉबिन और जो डोमिंगेज इस अध्याय में इस भ्रम को तोड़ते हैं कि ज्यादा हमेशा बेहतर होता है। वे कहते हैं कि हम ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जहां मोर इज बेटर जीवन का मंत्र बन चुका है, लेकिन यह सोच अंतहीन असंतोष को जन्म देती है। यह अध्याय एक अभ्यास पेश करता है जिसे द फुलफिलमेंट कर्व कहा गया है। यह एक ग्राफ होता है जिसमें एक्स एक्सिस पर आपका खर्च और वाई एक्सिस पर आपकी संतुष्टि होती है। शुरुआत में जैसे जैसे आप जरूरी चीजों पर खर्च करते हैं, खाना, कपड़े, घर, आपकी संतुष्टि बढ़ती है। लेकिन एक बिंदु के बाद जैसे ही आप गैर जरूरी और भोग विलास की चीजों पर खर्च करने लगते हैं, आपकी संतुष्टि कम होने लगती है। यानी ज्यादा खर्च जरूरी नहीं कि ज्यादा खुशियां लाए। लेखक आपको प्रेरित करते हैं कि आप हर खर्च को 3 सवालों के लेंस से देखें। 1, क्या मुझे इससे सच्ची खुशी मिली? दूसरा, क्या यह खर्च मेरी जिंदगी के मूल्य और लक्ष्यों के साथ मेल खाता है? तीसरा, क्या यह मेरी कमाई के हिसाब से वाजिब था, यानी मेरी जीवन ऊर्जा के लायक था? जब आप इन 3 सवालों के साथ हर खर्च का मूल्यांकन करते हैं तो आपको समझ आता है कि बहुत सी चीजें जो आपने खरीदी थीं वे महज दिखावे, भावनात्मक झटकों या सामाजिक दबाव की वजह से थीं, न कि असली जरूरत। इस अध्याय में इनफ को एक शक्तिशाली विचार के रूप में पेश किया गया है। इनफ का मतलब है न ज्यादा न कम, बल्कि उतना जो आपके लिए संतुलन और सच्ची संतुष्टि लाता है। यह संतोष की भावना पैदा करता है और आपको आजादी देता है उस दौड़ से जिसमें लोग कभी पहुंचते ही नहीं। लेखक यह भी बताते हैं कि जब आप यह जान लेते हैं कि मेरे लिए कितना ही काफी है, तो आपका पैसा, समय और ऊर्जा सही जगह पर लगने लगते हैं। आप अपने जीवन के मालिक बनते हैं, न कि उसकी गुलामी करते हैं। अध्याय 5, प्रगति देखना, सब कुछ एक ही स्थान पर रखना। सीइंग प्रोग्रेस, कीपिंग इट ऑल इन वन प्लेस। इस अध्याय में लेखक एक बेहद अहम बात पर फोकस करते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल प्रगति को मापें, समझें और उसे एक जगह पर रिकॉर्ड करें। जब आपने पहले के अध्यायों में यह जान लिया कि पैसा आपकी जीवन ऊर्जा है, आपने अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू किया और इनफ की समझ भी विकसित की, तो अगला स्वाभाविक कदम है अपने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को एक जगह इकट्ठा करना, ताकि आप उसे साफ साफ देख सकें और उसमें बदलाव ला सकें। जो और विकी इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण टूल की बात करते हैं जिसे वे कहते हैं डी-वॉल चार्ट। यह एक साधारण लेकिन शक्तिशाली चार्ट होता है जिसमें आप हर महीने की अपनी आय, खर्च और सेविंग्स को रिकॉर्ड करते हैं, और यह आपको आपकी फाइनेंशियल जर्नी का विजुअल ट्रैक देता है। जब आप इसे नियमित रूप से भरते हैं तो यह आपकी प्रगति को आंखों के सामने लाकर रख देता है। इस चार्ट की सबसे खास बात है कि यह सिर्फ नंबर नहीं दिखाता, यह आपको एक कहानी सुनाता है। यह आपकी मेहनत, आपके फोकस और आपके बदलते व्यवहार का प्रतिबिंब बन जाता है। और जब आप देखते हैं कि आपकी सेविंग्स धीरे धीरे बढ़ रही हैं, आपकी ज़रूरतें कम हो रही हैं और आप ज़्यादा संतुलित निर्णय ले रहे हैं, तो आपको एक गहरी संतुष्टि और आत्मविश्वास मिलता है।
लेखक बताते हैं कि इस चार्ट का उद्देश्य कोई बजट बनाना नहीं है, बल्कि एक निरंतर आत्म जागरूकता बनाए रखना है। जब आप हर महीने अपने खर्चों और कमाई को एक ग्राफ में देखते हैं, तो आपको यह समझ आता है कि क्या आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या कहीं भटक रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभ्यास आपको अपने पैसे के प्रति नजरिया बदलने में मदद करता है। अब पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं रह जाता, बल्कि वह एक संकेत बन जाता है आपके मूल्यों, आपके लक्ष्यों और आपके जीवन की दिशा का। और यह सब आपके सामने होता है हर महीने एक पन्ने पर। लेखक यह भी कहते हैं कि इस तरह के सिस्टम से आप अपने पैसों पर हावी महसूस करने लगते हैं, न कि उल्टा। और यही असली ताकत है। जब आपके पास डेटा होता है तो आप इमोशन से नहीं, लॉजिक से फैसले लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन से खर्च फालतू हैं, कौन से जरूरी, और कहां आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश यही है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल आज़ादी की यात्रा पर हैं, तो रास्ता तभी साफ दिखेगा जब आप उसे ट्रैक करेंगे। अपने पैसों का नक्शा बनाइए और रोज उस नक्शे को देखकर यह तय कीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। अध्याय 6, क्या पर्याप्त है? What is enough? इस अध्याय का मूल सवाल है, आखिर कितना काफी है? यानी ऐसा कौन सा बिंदु है जहां आपकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं और आपको अधिक की चाह नहीं सताती। लेखक कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें समाज, विज्ञापन और प्रतिस्पर्धा की वजह से चाहिए लगता है, जबकि सच में वो हमारी जरूरत ही नहीं होती। इस अध्याय में पाठकों को यह सोचने के लिए प्रेरित किया गया है कि क्या वाकई हर बार ज्यादा का पीछा करना हमें ज्यादा खुश करता है। लेखक समझाते हैं कि खुशी और संतोष का ग्राफ तब तक ऊपर जाता है जब तक हमारी बुनियादी जरूरतें जैसे खाना, घर, कपड़े, स्वास्थ्य और थोड़ी बहुत सुरक्षा पूरी नहीं हो जाती। लेकिन इसके बाद जो भी अतिरिक्त खर्च या उपभोग होता है, वह अक्सर हमारे जीवन में आनंद लाने के बजाय तनाव, थकावट और असंतोष लाता है। उदाहरण के तौर पर बड़ी कार, महंगे गैजेट्स, फैंसी कपड़े, ये सब हमें कुछ समय के लिए खुशी तो देते हैं, लेकिन लंबे समय में उनकी देखभाल, EMI और बनाए रखने का बोझ हमें मानसिक रूप से थका देता है। इस अध्याय में एक बहुत गहरा और असरदार विचार दिया गया है। इनफ इज द ऑपोजिट ऑफ मोर, यानी पर्याप्त शब्द का मतलब है अब और की जरूरत नहीं है। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपके लिए कितना पर्याप्त है, तो आप ज्यादा की दौड़ से बाहर आ जाते हैं। और यही वह बिंदु है जहां से असली आजादी शुरू होती है, मानसिक भी और वित्तीय भी। यह अध्याय यह भी कहता है कि पर्याप्त हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए एक छोटा घर ही काफी हो सकता है, किसी के लिए ज्यादा यात्रा करना जरूरी हो सकता है। बात यह नहीं कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, बात यह है कि जो खर्च आप कर रहे हैं, क्या वह आपके जीवन मूल्यों और वास्तविक जरूरतों के अनुसार है। लेखक एक अभ्यास सुझाते हैं, अपने खर्चों को ईमानदारी से देखें और हर खर्च पर खुद से पूछें, क्या इस खर्च ने मेरी जिंदगी में सचमुच संतोष बढ़ाया। अगर जवाब नहीं है, तो हो सकता है वह खर्च सिर्फ दिखावे, सामाजिक दबाव या आदत का हिस्सा हो। अध्याय 7, खर्च कम करना, रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस। अब तक आपने यह समझा कि आपके लिए कितना पर्याप्त है। अब अगला कदम है अपने खर्चों को जांचना और उन्हें कम करना, लेकिन इस तरह से कि आपकी खुशी और जीवन की गुणवत्ता बनी रहे। इस अध्याय में लेखक एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका बताते हैं। हर खर्च पर कुछ जरूरी सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या यह खर्च वास्तव में जरूरी है? और दूसरा, क्या मैं इसे अपनी लाइफ एनर्जी से जस्टिफाई कर सकता हूं? यहां लाइफ एनर्जी का मतलब है आपने इस पैसे को कमाने के लिए अपनी जिंदगी का कितना समय लगाया। जब आप किसी चीज पर खर्च करते हैं, तो असल में आप सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि अपना कीमती समय और ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं। जब आप इस नजरिए से चीजों को देखना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे खर्च आपको गैर जरूरी लगने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि जरूरी नहीं कि खर्च कम करना मतलब है अपनी खुशी को काटना या खुद को तकलीफ देना, बल्कि यह है बेहतर विकल्पों की तलाश। जैसे रेस्टोरेंट में बार बार खाना खाने की बजाय घर पर हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाना, ब्रांडेड कपड़ों की जगह टिकाऊ और किफ़ायती विकल्प चुनना, और दिखावे के खर्चों से दूरी बनाना। यह अध्याय आपको सिखाता है कि खर्च घटाने का मतलब है अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना।
जब आप हर खर्च को मूल्य और खुशी के आधार पर परखते हैं तो आप केवल उन्हीं चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं जो वास्तव में आपके जीवन में योगदान देती हैं। नतीजा ये होता है कि आपका बैंक बैलेंस भी सुधरता है और आपके अंदर एक सुकून, आत्मनियंत्रण और संतुलन की भावना भी पैदा होती है। लेखक यह भी कहते हैं कि जब आप खर्च कम करते हैं तो आपके पास न सिर्फ ज्यादा पैसे बचते हैं बल्कि ज्यादा समय और मानसिक शांति भी मिलती है। आप उस दौड़ से बाहर निकल जाते हैं जहां हर महीने की तनख्वाह से सिर्फ उधारी चुकानी होती है। अब आप अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं, न कि खर्चों के गुलाम। अध्याय 8, वित्तीय अखंडता और स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी एंड फ्रीडम। इस अध्याय में लेखक हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु पर लाकर खड़ा करते हैं। जब आप पैसे को लेकर अपने जीवन में स्पष्टता और ईमानदारी स्थापित कर चुके होते हैं, अब आप सिर्फ पैसे कमाने की मशीन नहीं रहे, बल्कि आपने अपने पैसों से एक सच्चा और साफ सुथरा रिश्ता बना लिया है। आपने यह जान लिया है कि पैसा सिर्फ एक माध्यम है, मंजिल नहीं। और यही समझ आपको ले जाती है फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर, जहां आप पैसों के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक होते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश है कि अब आपका जीवन धीरे धीरे एक ऐसे बिंदु की ओर बढ़ रहा है जहां आपकी कमाई और आपके खर्चों के बीच एक संतुलन स्थापित हो चुका है। आप जान चुके हैं कि कितना पर्याप्त है और अब आप अंधाधुंध उपभोग या दिखावे की दौड़ में नहीं हैं। यह संतुलन न सिर्फ आपको मानसिक शांति देता है बल्कि आपके निर्णयों को भी सशक्त बनाता है। अब आप यह स्वतंत्रता पा चुके हैं कि आप जो भी काम करें वह आपकी पसंद, आपके मूल्य और आपके जुनून पर आधारित हो। आप सिर्फ बिल चुकाने या ईएमआई भरने के लिए नहीं जीते, बल्कि अपने जीवन को उद्देश्य और आनंद के साथ जीते हैं। आप चाहें तो किसी कोचिंग क्लास शुरू करें, खेती करें, किताब लिखें या फिर दुनिया घूमें। अब आपकी जिंदगी का नियंत्रण आपके हाथ में है, न कि सैलरी के चेक के। लेखक इसे फाइनेंशियल इंटेग्रिटी का नाम देते हैं, यानी ऐसा जीवन जहां आप ईमानदारी से जानते हैं कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, और आप अपने हर पैसे को अपने मूल्यों के साथ जोड़कर खर्च करते हैं। जब आपका बाहरी पैसा और आपका भीतरी मूल्य एक दिशा में चलते हैं तो यही होता है असली संतुलन और शांति। यह अध्याय आपको यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आपने अब तक जो भी काम किया वह सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए था, या कभी आत्मा की आवाज़ सुनकर भी कोई निर्णय लिया, क्योंकि अब आप ऐसा कर सकते हैं। अध्याय 9, दी क्रॉसओवर पॉइंट। यह अध्याय एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ की बात करता है जिसे लेखक दी क्रॉसओवर पॉइंट कहते हैं, यानी वो बिंदु जहां आपकी पैसिव इनकम, जैसे कि निवेश से आने वाली आमदनी, आपके मासिक खर्चों को पूरा करने लगती है। यह वो क्षण है जब आपकी आर्थिक आज़ादी असलियत बन जाती है। अब आपको ज़रूरत के लिए काम नहीं करना पड़ता, बल्कि आप केवल इसीलिए काम करते हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं, न कि क्योंकि करना पड़ता है। यहाँ लेखक समझाते हैं कि इस बिंदु तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी में पर्याप्त का मतलब समझना होता है, जैसा आपने पिछले अध्यायों में सीखा। फिर अपने खर्चों को नियंत्रित करना होता है और एक मजबूत निवेश योजना बनानी होती है। जैसे जैसे आपकी पैसिव इनकम बढ़ती है और आपके खर्च स्थिर रहते हैं, आप एक दिन उस ग्राफ को पार कर लेते हैं जहां आपकी आमदनी आपके खर्चों से ज्यादा हो जाती है, और वही होता है क्रॉसओवर पॉइंट। इस अध्याय में एक शक्तिशाली विजन पेश किया गया है, एक ऐसी जिंदगी जहां आप सुबह उठकर यह सोचते हैं, आज मैं क्या करना चाहता हूं, न कि आज मुझे क्या करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। यह बिंदु आपको जीवन की सच्ची स्वतंत्रता देता है, समय की स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता और रचनात्मक स्वतंत्रता। लेखक यह भी कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आप काम बंद कर दें या रिटायर हो जाएं। इसका मतलब है कि अब आप अपने जुनून, उद्देश्य और दिल की आवाज को प्राथमिकता देकर जी सकते हैं। आप समाज को बेहतर बनाने वाले काम चुन सकते हैं, अपनी हॉबीज को समय दे सकते हैं, या वो सब कुछ कर सकते हैं जिसे आप सालों से टालते आए थे। अध्याय 10, प्लैनेट सेविंग द प्लैनेट। इस अध्याय में लेखक एक बेहद जरूरी और कम पहचाना गया कनेक्शन उजागर करते हैं, पैसे और पर्यावरण के बीच का रिश्ता। वे बताते हैं कि जब हम सोच समझकर खर्च करते हैं, जब हम पर्याप्त की समझ के साथ जीवन जीते हैं, तो न सिर्फ हमारी जेब सुरक्षित रहती है बल्कि हमारी धरती भी, क्योंकि कम खर्च का सीधा मतलब है कम उपभोग,
और इसका अर्थ है कि हम कम संसाधनों का उपयोग करते हैं, कम कचरा पैदा करते हैं और प्रकृति पर कम बोझ डालते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप जरूरत से ज्यादा कपड़े, गैजेट्स या गाड़ियों की लालसा नहीं करते, तो आप अनजाने में उन फैक्ट्रियों पर दबाव नहीं डालते जो अधिक उत्पादन कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। जब आप लोकल और टिकाऊ चीजों को प्राथमिकता देते हैं, तो आप न सिर्फ पैसे बचाते हैं बल्कि कार्बन फुटप्रिंट भी घटाते हैं। लेखक बताते हैं कि साधारण, संतोषजनक और सस्टेनेबल जीवन सिर्फ आर्थिक रूप से बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी भी है एक इंसान के तौर पर। जमीन, पानी, हवा, ये सभी सीमित संसाधन हैं, और अगर हम इन्हें सिर्फ उपभोग के लिए देखते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस अध्याय में एक सकारात्मक संदेश छुपा है। जब आप अपनी जरूरतें पहचान लेते हैं और उन्हें सीमित रखते हैं, तो आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी धरती के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित करते हैं। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि पैसे को सिर्फ कमाने या खर्च करने का जरिया न मानें, बल्कि उसे एक सजग, जिम्मेदार और अर्थपूर्ण जीवन की कुंजी बनाएं। तो दोस्तों, योर मनी और योर लाइफ की यह अनमोल यात्रा अब समाप्त हो रही है, लेकिन इसकी असली शुरुआत अब आपकी जिंदगी में होने वाली है। यह किताब सिर्फ एक वित्तीय गाइड नहीं, बल्कि एक दार्शनिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण है, जो हमें यह सिखाती है कि हम अपने पैसे और समय के बीच के संबंध को कैसे समझें और संतुलित करें। आपने इस वीडियो में जाना कि कैसे हर खर्च आपकी जीवन ऊर्जा से जुड़ा है, कैसे पर्याप्त का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है, और कैसे हम उपभोग की दौड़ से बाहर निकलकर संतोष और स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। यह किताब हमें यह समझाती है कि पैसा हमारा सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। अब वक्त है उस जागरूकता को अपनाने का। अपने खर्चों की समीक्षा कीजिए, अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार कीजिए और सोचिए कि क्या आप वह जीवन जी रहे हैं जो सच में आपके लिए बना है। जब हम अपने जीवन को पैसों के हिसाब से नहीं, बल्कि मूल्यों और प्राथमिकताओं के आधार पर जीते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनते हैं। और यही है इस किताब का मूल संदेश। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता हमारे सोचने, खर्च करने और जीने के तरीकों में बदलाव से होकर गुजरता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों की समरी, सरल और प्रेरक अंदाज में, हिंदी में। और जाते जाते खुद से यह एक सवाल जरूर पूछिए, क्या आप जो जीवन आज जी रहे हैं वह आपकी कीमती जीवन ऊर्जा के लायक है? सोचिए, और फिर मिलेंगे अगली किताब में एक नए दृष्टिकोण और नई प्रेरणा के साथ।